हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की G7 समिट में प्रधानमंत्री मेलोनी ने किया हाथ जोड़कर स्वागत। तो वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी हुई मुलाकात। साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, क्या पाकिस्तान ने इलेक्शन प्रभावित करने के लिए कराया भारत पर हमला? जम्मू आतंकी हमले का लोकसभा चुनाव का क्या है कनेक्शन? साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां G7 समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जी ने किया उनका स्वागत। इटली की अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। समिट में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने वेलकम किया, उनका स्वागत किया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के ब्रिंडीसी एयरपोर्ट पहुंचे। अपनी इटली की यात्रा के दौरान पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊर्जा अफ्रीका भूमध्य सागरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी करेंगी। इसमें पोप फ्रांसिस भी शामिल होंगे। इस दौरान पोप फ्रांसिस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें, G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान, कहा वैश्विक तनाव का खामियाजा भुगतते हैं दक्षिणी देश। जी हाँ, साथ में तकनीक से विश्व को सफल बनाने का दे दिया मंत्र। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रौद्योगिकी के मानव केंद्रित विकास पर बल देते हुए कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति के सामर्थ्य को उजागर करे, सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करे और मानवीय शक्तियों को सीमित करने के बजाय उनका विस्तार करें। मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है। मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो टेक्नोलॉजी के प्रभाव से वंचित होगा। एक तरफ टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, तो वहीं दूसरी ओर साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी पैदा खड़ी करती है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति सामर्थ्य को उजागर करे। तो वहीं आपको बता दें, इटली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से की मुलाकात। क्या हुई इनके बीच बात, बता दें। इस मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। हालांकि अभी दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर इटली में है। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की है। आपको बता दें, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा और भारत के रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार देखने को मिली है दोस्तों, जिसके बाद ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक दूसरे के साथ मिलते नजर आए हैं। तो वहीं बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई, जहां रक्षा सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया पर हुई बात। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात होने के बाद दोनों नेताओं ने आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया पहल को गति देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्थिर वैश्विक व्यवस्था के लिए मजबूत द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई, जहां पर इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत रशिया यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने साधनों के भीतर हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर गुजरता है। मोदी जी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन से इतर जेलेंस्की से मुलाकात की है। साथ ही साथ हाल चाल पूछा, फिर गले लगाया। जी हां, पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से की मुलाकात, भारत आने का दे दिया उनको न्योता। जी हां, पोप फ्रांसिस G7 समिट को संबोधित करने वाले पहले पोप हैं। पीएम मोदी को लगाया गले, मिला भारत आने का न्योता। दरअसल G7 के इतिहास में पहला मौका आया जब किसी पोप इस 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समिट को संबोधित किया। इस दौरान एक खास पल आया जब पोप ने प्रधानमंत्री से सीधे बात की और उन्हें गले लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पोप फ्रांसिस को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि G7 के मौके पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की बैठक में मैं लोगों की सेवा करने और हमारे ग्रह को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूँ। साथ ही उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इस बीच दोस्तों, कल की तरफ फिर आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर G7 में आप सभी जानते हैं भारत शामिल नहीं है। G7 देशों में भारत देश शामिल नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण क्यों दिया गया है? वो भी स्पेशल आमंत्रण दिया गया है जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। क्या हिंदुस्तान के प्रभाव को अब कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता? क्या वाकई में ऐसा है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा आप लोग दोस्तों, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं बता दें, क्या पाकिस्तान ने इलेक्शन प्रभावित करने के लिए कराया हमला? जम्मू आतंकी हमले का लोकसभा चुनाव से क्या है कनेक्शन, आपको बता
बता दें, जम्मू के रायसी में लश्कर तैयबा यानी LET के 3 आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों की बस पर गोलियां बरसाकर 10 लोगों को मार डाला। इसी दिन नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। इस घटना के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बधाई संदेश में नफरत की जगह उम्मीद लाने की पूर्व पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ की सलाह को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता भारतीय लोगों की भलाई और सुरक्षा है। इसके एक दिन बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवाद के महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र करते हुए अधिक स्पष्टता दिखाई तथा स्पष्ट किया है कि आतंकवाद एक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी की शपथ के बाद से जम्मू सेक्टर में आतंकी हमले अचानक बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं, लेकिन अचानक से आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में भी तेजी आई है। ये भी पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुआ है। ये साफ है कि भारत के आम चुनावों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाई थी, क्योंकि इससे भारतीय मतदाताओं का ध्रुवीकरण भाजपा की ओर हो सकता था या पुलवामा के बाद हुआ था। हालांकि पाकिस्तानी नेतृत्व और आतंकियों को इस बात से परेशानी हुई कि कश्मीरी मुसलमान 2024 के चुनावों में मतदान करने के बाद कैसे उत्साह से भरे दिखाई दिए। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ने भारतीय इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ये हमला करवाया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, लिक्विड IED विस्फोट के जरिए कश्मीर में दहशत फैलाने की फिराक में है आतंकवादी। बता दें अभी की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हथियार में एक बार फिर खतरनाक लिक्विड IED का वापसी होता दिखाई दे रहा है। हाल में ही पुलिस ने एक आतंकवादी ठिकाने पर छापेमारी में लिक्विड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल के बाद आतंकी परिदृश्य में तरल विस्फोटक वापसी करता दिख रहा है। इस लिक्विड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है, इसीलिए इसे डिफिकल्ट टू डिटेक्टेड यानी कि D2D श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, विदेश मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान को लगाई बड़ी फटकार। कश्मीर पर अन्य देश की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं करते थे, ना करेंगे। जी हाँ, बता दें, भारत ने गुरुवार को चीन पाकिस्तान को एक बार फिर जमकर लताड़ा है। 7 जून को बीजिंग में चीन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर एक साझा बयान दिया था। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था है और हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि 7 जून को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। बैठक के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर चाइना ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में भारत की एक तरफा कार्रवाई के विरोध में है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से विरोध रहा है। ऐसे में इस मसले को शांति से हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन चार्टर और UN काउंसिल के प्रस्तावों के जरिए हल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बता दें, शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने का दिया न्योता। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पूर्व सहयोगी JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बनने और देश में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने में भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया है। समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और अन्य छोटे दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। शरीफ ने बृहस्पतिवार को जमीयत उलेमाए इस्लाम प्रमुख के आवास पर जाकर उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री शहबाज ने मौजूदा राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा और मौलाना रहमान से सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने को कहा है। साथ ही साथ म्यांमार में विद्रोहियों की बल्ले बल्ले, चीन सीमा पर आखिरी चौकी कब्जाई भाग खड़ी हुई सेना। जी हां, म्यांमार के सैन्य शासन ने काचीन और उत्तरी शान राज्य में चीन के साथ सभी सीमा व्यापार मार्गों पर नियंत्रण खो दिया है। इन मार्गों पर अब काचीन इंडिपेंडेंस आर्मी ने कब्जा जमा लिया है। म्यांमार की जुंटा सिर संदूक शहर पर कब्जा जमाए हुए थी, जहां से विद्रोहियों ने उन्हें खदेड़ दिया है। सदुंग टेक्टिकल कमांड उन 10 सैन्य जुंटा ठिकानों में से एक है जिन्हें KIA ने मंगलवार को काचीन राज्य के वेनगमा टाउनशिप में सीमा व्यापार कनपिकेटी के सड़क पर अपना आक्रमण शुरू करने के बाद से कब्जा कर लिया है। कनपिकेटी में जुंटा सैनिक अब चारों ओर से घिर गए हैं, क्योंकि आसपास के सभी मार्गों पर विद्रोही KIA के लड़ाकों का सख्त पहरा है। साथ ही साथ इटली में जहां गांधी की प्रतिमा पर लिखे गए थे खालिस्तानी स्लोगन, क्या है वहां से भारत का खास कनेक्शन, बता दें इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बताया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान इटली के दक्षिणी इलाके ब्रिंडीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले खालिस्तान समर्थकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की और हरदीप सिंह निज्जर का नाम लिखकर देश विरोधी नारे लिख दिए। हालांकि बाद में विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद प्रतिमा को ठीक करा दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर इस इलाके में क्यों गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। इसे जानने के लिए आपको बता दें, दरअसल इतिहास के पन्नों पर पलट कर देखें तो इटली का ब्रिंडीसी पोर्ट भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये
है कि 1931 में महात्मा गांधी वहां गए थे। लंदन में आयोजित सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद महात्मा गांधी यहाँ से स्विट्जरलैंड गए थे और फिर यहीं से भारत वापस लौटे थे। साथ ही साथ बता दें, क्या जिनपिंग को मनाने में नाकाम रहे शहबाज शरीफ? बढ़ती जा रही है नाराजगी। चीन ने पाकिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता से कर दिया है बाहर। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल में ही चीन की आधिकारिक यात्रा से लौटे हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कीयांग से मुलाकात की। साथ ही वो शेनझेन में पाकिस्तान चीन बिजनेस फोरम 2024 में चीन के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से भी मिले। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया है। हालांकि उनकी यात्रा का महत्व सिर्फ सीपीईसी के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को बताना नहीं था, बल्कि अपने मेजबानों को यह विश्वास दिलाना भी था कि पाकिस्तान चीन की सुरक्षा और स्थिरता की चिंताओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चीन के लिए पाकिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा विषय बना हुआ है। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, रूस की जब्त संपत्तियों से यूक्रेन को अरबों का लोन देंगे अमेरिका यूरोप। पुतिन ने कहा करारा जवाब मिलेगा इसका। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी ने बड़ा कदम उठाया है। रूस की संपत्तियों को जब्त कर ये देश अब यूक्रेन को अरबों डॉलर का कर्ज देंगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया की प्रतिबंधित संपत्तियों को उस समय तक जब्त रखने पर सहमति जताई है जब तक कि वो यूक्रेन पर हमले के लिए क्षतिपूर्ण का भुगतान नहीं कर देता। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। इस कदम से G7 शिखर सम्मेलनों में नेताओं द्वारा कीव के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज की घोषणा करने का रास्ता साफ हो गया है। पुतिन इस कदम से भड़के हुए हैं। रशिया के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करके ऋण पैकेज प्रदान करने के समझौते की निंदा की। उन्होंने कहा है कि रशिया इस कदम का करारा जवाब देगा, अवश्य देगा। साथ ही साथ बता दें, अब सरहद पर पाकिस्तान चीन की निकलेगी चीख, दुश्मन के घर में कहर ढाएगा भारत का आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र। बता दें, भारतीय सेना को ऐसी शक्ति मिल गई है जिससे अब आतंकी लंका का दहन किया जाएगा। भारतीय सेना का देश में बने आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिल रही है। नागास्त्र एक ड्रोन को दुश्मन का काल माना जा रहा है। ये ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की काबिलियत रखता है, गुण रखता है। भारत में निर्मित नागास्त्र 1 एक आत्मघाती ड्रोन है जो अपने साथ दुश्मन को तबाह करने के लिए 2 किलो तक वॉरहेड ले जा सकता है। ये हथियार टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है और इसे जमीन से आसानी से लॉन्च भी किया जा सकता है। साथ ही साथ बता दें, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से उड़ाई पाकिस्तान की इन्होंने नींद। पीएम के सलाहकार NSA अजीत डोभाल आखिर कितने ताकतवर है, कितनी है इनकी सैलरी, आपको बताते हैं। अजीत डोभाल एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। आप सभी जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें तीसरी बार NSA नियुक्त किया है और ये लगातार तीसरी बार है जब अजीत डोभाल को NSA नियुक्त किया गया है। 2014 में पहली बार मोदी सरकार आने के बाद 30 मई 2014 को अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। 2019 में दोबारा मोदी सरकार आने के बाद 3 जून 2019 को दूसरी बार NSA नियुक्त किया गया था। तब मोदी सरकार ने NSA अजीत डोभाल को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया था। इससे पहले तक उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। अब जब तीसरी बार केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर फिर भरोसा जताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। जी हाँ, तो वहीं अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि कितने ताकतवर है NSA अजीत डोभाल जी, तो कमेंट में जवाब आप लोग देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत में सफल हुआ चुनाव का अमेरिका भी हुआ मुरीद। मुस्लिम सांसदों के सवाल पर किया किनारा। दरअसल भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 97 करोड़ वोटर्स हैं। इस बार के चुनाव में 65.79% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 64 करोड़ 20 लाख वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इतना बड़ा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वहीं इसको लेकर अब अमेरिका ने भी प्रशंसा किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भारत में हुए चुनाव का जश्न मनाते हैं। ये इतिहास में किसी भी देश में होने वाले चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव है। मैथ्यू मिलर ने यह प्रतिक्रिया चुनाव परिणामों के भारतीय संसद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिए। हालांकि मिलर ने इस तरह के सवाल का जवाब देने से परहेज किया और कहा कि यह भारत के लोगों को तय करना है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाएगा रूस। पुतिन ने योजना को दे दी मंजूरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है जिसकी घोषणा दोनों करीबी पड़ोसियों ने पहले की थी। सरकार की यानी रशिया की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान
विमान स्टेशन से संबंधित दस्तावेज बुधवार को रशिया के आधिकारिक कानूनी सूचना पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है। चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के मुख्य डिजाइनर वू वेइरेन ने इस साल अप्रैल में कहा था कि ILRS में चंद्र सतह पर खंड, चंद्र कक्षा पर खंड तथा पृथ्वी पर खंड शामिल होंगे तथा इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, आखिर केन्या की सरकार ने 10 लाख भारतीय कौओं को मारने का क्यों बनाया है प्लान, बता दें। केन्या सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख कौओं को मारने का प्लान बनाया है। यहाँ कौवे सिर्फ जंगली पक्षियों के लिए ही मुसीबत नहीं बन रहे बल्कि टूरिस्ट और होटल इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। केन्या सरकार ने भारतीय कौओं के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। केन्या वाइल्ड लाइफ सर्विस यानी KWS का कहना है कि ये इंडियन हाउस को क्रो विदेशी पक्षी हैं जो पिछले कई दशकों से वहां रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी के चलते अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ बता दें, तीसरी बार PM बनने के बाद 18 जून को वाराणसी जाएंगे PM मोदी जी, ये होगा उनका शेड्यूल। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। उनके वाराणसी दौरा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी 18 जून को शाम 4:15 बजे PM किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और शाम को दशाश्वमेध पर गंगा आरती भी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 18 जून को उत्तर प्रदेश और 19 जून को बिहार का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद PM नरेंद्र मोदी जी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं। शाम 4 बजे मोदी जी किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो वहीं बता दें, RSS में इंद्रेश कुमार की टिप्पणी से बनाई दूरी, कहा मोहन भागवत ने बीजेपी पर नहीं साधा है निशाना। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी के मतभेदों की खबरों को खारिज किया है। बीजेपी ने इसे भ्रम पैदा करने की कोशिश करार दिया है। मोहन भागवत की आलोचनात्मक टिप्पणियां भाजपा को निशाना बनाकर की गई है। उन्होंने कहा कि RSS और भाजपा के बीच कोई दरार नहीं चाहिए। दरअसल विपक्षी नेताओं का दावा है कि भारत की टिप्पणी लोकसभा चुनाव में उम्मीद के साथ प्रदर्शन न करने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को एक संदेश है जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चा सेवक कभी अहंकारी नहीं होता। ऐसे में संघ का ये ताजा बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ बता दें, क्या बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आ गया RSS का रिएक्शन। दरअसल RSS ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया और इससे भ्रम पैदा करने की कोशिश करार दिया है। संघ के सूत्रों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया है कि लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर सरसंघ चालक मोहन भागवत की आलोचनात्मक टिप्पणियां सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाकर की गई थी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि RSS और भाजपा सहित उसके सहयोगी संगठनों की 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक केरल के पल्लकगढ़ जिले में 31 दिसंबर से शुरू होगी। साथ ही साथ बता दें, एकनाथ शिंदे के मंत्री अब्दुल सत्तार को बाहर करो, लोकसभा नतीजों पर नहीं थम रही रार भड़की भारतीय जनता पार्टी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को महाराष्ट्र में करारा झटका लगा है। इसके बाद से ही पार्टी मंथन कर रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नतीजों के बाद से ही भाजपा के एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली NCP के साथ रिश्तों में थोड़ा तनाव हो गया है। RSS ने हाल ही में अजित पवार के साथ गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाली रणनीति बनाया था। वहीं अब एकनाथ शिंदे सेना के एक मंत्री अब्दुल सत्तार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र भाजपा के एक लीडर मंत्री अब्दुल सत्तार को निष्कासित करने की मांग की और आरोप लगाया है कि उन्होंने हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में जालना सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया था। साथ ही साथ बता दें, CM भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, इस नौकरी की भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। CM भजनलाल शर्मा ने राज्य की महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए एक महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया गया है। CM भजनलाल शर्मा ने नेतृत्व श्रेणी समर्थक शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। साथ ही साथ बता दें, 1 जुलाई से होंगे लागू 3 नए क्रिमिनल लॉ। केंद्र ने सभी प्रशिक्षण संस्थानों को दिए हैं ये निर्देश। जी हाँ, केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पेश किए हैं। आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्र ने अपने अधीन सभी प्रशिक्षण संस्थानों से कहा है कि वे सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में 3 नए आपराधिक कानूनों और सामग्री शामिल करे। तो वहीं 2 सिम इस्तेमाल करने पर चार्ज के दावे को ट्राई ने बताया फर्जी। कहा यह जनता को गुमराह करने का उद्देश्य है। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स को 2 सिम रखने पर चार्ज वसूलने के दावों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने फर्जी बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ
टेलीकॉम इंडिया यानी DOI ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताया कि अटकलें कि ट्राई कोई कई सिम या नंबरिंग संसाधन के लिए ग्राहकों से शुल्क लेने की योजना बना रहा है, पूरी तरह से गलत है। ये दावे निराधार है और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से हैं। ये दावा गलत है। ट्राई ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, ये कहना है दोस्तों ट्राई का। तो वहीं आपको बता दें 14 राज्यों में अगले 5 दिन लू का अलर्ट। आसमान से बरसती आग से पहाड़ी राज्य भी बेहाल। बता दें पहाड़ी राज्यों समेत पूरा उत्तर, पश्चिम, उत्तर और पूर्वी भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। 5 दिन बाद कुछ इलाकों में मानसून पूर्व बारिश होने से तपती गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। ऐसे में आपके यहाँ पर दोस्तों अभी कितना टेम्परेचर है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये भी सारी बड़ी खबरें जैसी भी खबर लगी है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।